हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेमी फाइबर्स। बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइबर क्रॉप जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे लंबे वेजिटेबल फाइबर्स, सबसे टफ वेजिटेबल फाइबर्स और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल वेजिटेटिव फाइबर्स, और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, उनके फीचर्स और उनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें एमसीक्यूज़ की फॉर्म में देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में गाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि टफेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल वेजिटेबल फाइबर नोन टू मैनकाइंड इज, मतलब जो ह्यूमन बींग के लिए सबसे ज़्यादा जो चार प्रॉपर्टी है, टफेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल वेजिटेटिव फाइबर, किस प्लांट से मिलते हैं गाइज? वो मिलते हैं आपको, पहले तो फाइबर का नाम है रेमी फाइबर, जो बोराबिया नीविया नाम का एक प्लांट होता है उससे मिलते हैं, और उसका जो मेन जो प्रोड्यूसर्स है ग्लोबल लेवल पे वो है चाइना, और फैमिली है नेटल फैमिली बोलते हैं। वैसे फैमिली को अर्टकेसी भी बोलते हैं, मगर कॉमन नेम है नेटल फैमिली, और चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है पूरी दुनिया में। तो पहले यहाँ पे हम बात करते हैं रेमी फाइबर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा ही ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट फाइबर्स है। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं कि हमारे प्यारे भारत में, इंडिया में, द रेमी बोराबिया नीविया जो है वो इज ग्रोन इन, कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? आसाम, हिमाचल प्रदेश, बोथ गुजरात। तो गाइज इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है आसाम में। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द रेमी फाइबर। रेमी फाइबर के बारे में कुछ और बातें जो सही और गलत में इंपॉर्टेंट, इसकी बात डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। इट कॉमनली कॉल्ड बंडर बीट। देखिए बीट है, बीट का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट जो हमारे मेन क्रॉप के साथ फील्ड में ग्रो कर जाते हैं, एंड दे कम्पीट विद आवर मेन क्रॉप फॉर द लाइट, न्यूट्रिशन, स्पेस। इसके अलावा वो हमारे पैथोजन भी हमारे मेन क्रॉप में स्प्रेड करने में मदद करते हैं, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम करते हैं हमारी मेन क्रॉप को। तो ऐसे प्लांट को कहते हैं बीट। बट ये एक बंडर बीट है। बंडर मतलब एक आश्चर्यजनक, इसका इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो इसे हमने क्या नाम दिया है? बंडर बीट, कॉमनली कॉल्ड। इट बिलोंग टू फैमिली अर्टिकेसी हमने बोला, और इसे हम कॉमन में क्या बोलते हैं? नीटल फैमिली भी बोलते हैं। थर्ड में कि लीव्स आर लॉन्ग पेटियोलेटेड एंड हार्ट शेप्ड। इसकी जो लीव्स होती है वो हार्ट की टाइप होती है, और उनका पेटियोल बहुत लंबा होता है। पेटियोल का मतलब लाइक दैट, ये स्टेम है और ये लीफ है आपकी, तो ये जो पार्ट है ये पेटियोल, मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो पेटियोल्स होता है लॉन्ग होता है। गाइस ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, तीनों इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट द रेमी फाइबर्स आर ट्रू। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं रेमी फाइबर्स हैज लिमिटेड एक्सेप्टेंस इन इंडस्ट्री ड्यू टू विच फैक्टर। एक देखिए एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे, अभी देखो इसकी तारीफ कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है कि रेमी फाइबर्स हैज लिमिटेड एक्सेप्टेंस इन इंडस्ट्री ड्यू टू विच फैक्टर। कुछ ऐसी करेक्टर है इस फाइबर्स में जिसका इंडस्ट्री में ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, या कुछ स्पेसिफिक कंट्री ही इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर यूटिलाइज कर रही है। तो उसकी वजह क्या है? एक्सपेंसिव प्रोडक्शन कॉस्ट, लैक ऑफ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हेरी सरफेस ऑफ द यार्न टू सो लैक ऑफ द कोहेजन बिटवीन द फाइबर्स। तीन बातें बता रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके बाद लैक ऑफ इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनके अंदर, ठीक है। सरफेस जो जब हम धागा बनाते हैं तो उसकी सरफेस कैसी होती है? खुरदुरी, मतलब उस पर थोड़े से हेयर्स होते हैं, और हेयर्स की वजह से उनके अंदर जो एक जो अट्रैक्शन होता है, जैसे बोलते हैं कोहेसन, सेम टाइप की जो मालिक्यूल्स के बीच कोहेसन, वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो एक्सेप्टेंस है, कुछ पार्टिकुलर आइटम ही इसके बनाए जा सकते हैं। सो इट हैज़ ए लिमिटेड इंडस्ट्रियल लेवल एक्सेप्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस थ्री प्रॉपर्टी दैट मेक इट समथिंग निगेटिव, मतलब कुछ चीज़ें उससे नहीं बनाया जा सकती हैं। तो इसकी तीन वजह है कि भाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और जो सरफेस होती है धागा बनता है वो थोड़ा हेरी टाइप की होती है। तो गाइज ये बातें बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ये हैव लिमिटेड एक्सेप्टेंस इन द इंडस्ट्रियल लेवल। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द लीफ ऑफ रेमी फाइबर। रेमी फाइबर की जो लीफ है उनके बारे में क्या बात ठीक है? लीव्स आर लॉन्ग पेटियोलेटेड, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। हार्ड शेप्ड होती है, भी बता चुके। इसके साथ एक बात और बताई कि सेरेटेड मार्जिन, सेरेटेड मार्जिन मतलब इस तरीके की मार्जिन होती है। लैक ऑफ स्टिंग हेयर्स, उनके ऊपर जो एक होता है ना चुभने वाले जो हेयर्स होते हैं उनकी कमी होती है इस लीफ के ऊपर। गाइस ये बिल्कुल सही है, और ये जो फैमिली अपनी अर्टिकेसी है उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जब हमने आपको थ्योरी का लेक्चर पढ़ाया था, हमने जो पहला सेंटेंस आपको बताया था कि जिस फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे अर्टिकेसी बोलते हैं, नीटल फैमिली कॉमनली नोन एज, उसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि उसकी जो पेट्यूल होता है लंबा होता है, लीफ की लुक लाइक हार्ट शेप्ड, और उनके ऊपर जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं वो नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थे अबाउट द रेमी फाइबर्स आर करेक्ट। व्हाट इज ट्रू अबाउट द रेमी फाइबर्स, ये भी सेम क्वेश्चन है कि चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हमने आपको पहला स्टेटमेंट बताया था। सबसे बड़ा जो खरीदार है, मतलब इंपोर्टर है, वो यूएसए और जर्मनी भी है वैसे, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी नहीं तो यूएसए, यूएसए भी सही है। और इन इंडिया में रेमी फाइबर ग्रोन इन आसाम, ठीक है। आसाम के अलावा ये बंगाल के जो नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल है उसमें भी ग्रो कर जाता है, मगर सबसे बड़ा जो स्टेट है जहाँ पर रेमी फाइबर्स ग्रो कर जाते हैं गाइस वो है आसाम। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रेमी फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं कि विच कंट्री रिकॉग्नाइज फॉर द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द रेमी फाइबर। तो गाइस इसमें कोई डाउट नहीं है, चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना करता है।
और बॉटनिकल नेम ऑफ चाइना ग्रास, देखिए चाइना ग्रास पहले तो सोचिए चाइना ग्रास है क्या। चाइना ग्रास जो रहमी फाइबर जिस प्लांट से मिलते हैं, जैसे हम बोलते हैं बोराबिया निविया, उसी का ही कॉमन नेम है। ये बॉटनिकल नेम चाइना ग्रास का क्या है, बोराबिया निविया। और दूसरी बात है चाइना ग्रास जो टर्म है वो इसके जो फाइबर्स होते हैं उनका जो ट्रेड नेम है, जो मार्केटिंग जिस नाम से करी जाती है वो नाम है चाइना ग्रास, ठीक है, रेमी फाइबर्स। और रेमी फाइबर्स किससे मिलते हैं, प्लांट बोराबिया निविया दैट बिलोंग टू फैमिली अर्टिकेस। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द रेमी फाइबर्स। फिर वही बात आ गई, रेमी फाइबर्स के बारे में क्या बात सही है। लॉन्गेस्ट ऑफ नेचुरल फाइबर्स, बिल्कुल सही, आपको बता चुका हूँ। सिलेंड्रिकल होते हैं और वेल डिफाइंड इनके अंदर ल्यूमेन होती है, मतलब कैविटी इनकी जो होती है बहुत क्लियर कट होती है। ऐसा नहीं कि आधी उसके अंदर किस तरीके के मार्जिन या डिपोजिशंस होता है या फिर आधी बंद आधी खुली ऑब्लिटरेटेड नहीं होती, बल्कि बिल्कुल वेल डिफाइंड कैविटी। मोर ट्विस्टिंग कैपेबिलिटी, भैया देखो ये पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, तो ट्विस्टिंग कैपेबिलिटी होती तो इंडस्ट्री में ज़्यादा एप्लीकेशन होते, हर तरीके का आइटम इनसे बनाया जा सकता था, बट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दे हैव लिमिटेड एसेस इन द इंडस्ट्री, ठीक है, इसीलिए क्योंकि अंदर इनके ट्विस्टिंग की प्रॉपर्टी कम होती है थोड़ी भाई, ठीक है ना। तो मोर ट्विस्टिंग कैपेबिलिटी जो इसमें लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है अबाउट द रेमी फाइबर्स आर नॉट ट्रू, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं सॉफ्टनर यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रेमी फाइबर। देखिए रेमी फाइबर के जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पर इनसे फाइबर प्राप्त करते हैं तो कुछ सॉफ्टनर, मतलब सॉफ्टनर यूज करे जाते हैं, वो क्या है, ग्लिसरीन, वैक्स और सोप। बिल्कुल गाइस, ग्लिसरीन जो होता है सॉफ्टनर का, आपने देखा होगा आप लोग जाड़ों के महीने में लोग अपने हाथों पे ग्लिसरीन लगाते हैं, स्पेशली जो प्रोफेसर लोग होते हैं लेबोरेटरी में आते हैं सबसे पहले ग्लिसरीन की बोतल लेते हैं और हाथों पे लगाते हैं, ठीक है। तो वैक्स और सोप, जैसे हम वैक्स यूज़ करते हैं आजकल, वैक्स नारियल का या फिर जो जितने भी हमारे जो आते हैं सॉफ्ट क्रीम, उनमें सब में वैक्स होता है, ठीक है। और सोप भी एक सॉफ्टनिंग एजेंट है। तो गाइस तो ऑल ऑफ द अबव ये प्रोसेसिंग में यूज करे जाते हैं ड्यूरिंग द रेमी फाइबर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेमी फाइबर। इसकी देखिए फीचर्स हम बात कर रहे हैं, थिक वाल्ड होते हैं, ठीक है। नो ट्विस्टिंग कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, ट्विस्टिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। स्मॉल नोड लाइक, नोड का मतलब क्या होता है, लाइक दैट, नोड लाइक कुछ मतलब रिजिड पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं इसकी सरफेस ऑफ फाइबर्स पे। तो ये बातें सही हैं गाइस, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर, करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर हम 12 में बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द वेजिटेबल फाइबर रेमी फाइबर, जिन्हें हम बोलते हैं रेंजेस बिटवीन। इनका जो साइज होता है वो कितना रेंज करता है, वो रेंज करता है गाइस 13 to 15 सेंटीमीटर एंड मेरिज टू अप टू 55 की रेंज में पहुंच जाता है। सब बेकार हो जाता है तुम्हारी, अरे गाइस तो इसकी जो लेंथ होती है वो 13 to 15 सेंटीमीटर एंड मे रीच अप टू 55 सेंटीमीटर तक ये जा सकते हैं मैक्सिमम, इनकी लेंथ काफ़ी होती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे मिलीमीटर्स में और यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी क्या 55 सेंटीमीटर, बहुत लॉन्ग फाइबर्स हो सकते हैं ये गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ डीगमिंग ऑफ रेमी फाइबर्स इज कैरीड आउट बाय। देखिए डीगमिंग का मतलब होता है दिस फाइबर जो होते हैं उनके ऊपर गम का, पैक्टिन का और बैक्स का बहुत थिक डिपोजिशंस होता है, ठीक है। पैक्टिन और जो बैक्स है वो तो हम उन्हें इजीली हटा सकते हैं, मगर जो गम का जो डिपोजिशन होता है वो इन्हें एक स्पेशल प्रोसेस से रोकता है। कहने का मतलब जो नॉर्मल हमने देखा था फाइबर्स के लिए हम रेटिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उनसे फाइबर स्टेट करने के लिए, बट ड्यू टू दी जो गैम का जो डिपोजिशन है, जो गैमिंग की प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें रिप्लेंट करती है, उनके लिए वो रेजिस्टेंट होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं, जब हम वाटर में डालते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एक्शन करते हैं उस पर, तो जो गम होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं रिप्लेंट करता है। तो जो नॉर्मल रेटिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑपरेट नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें। तो प्रोसेस ऑफ डीगमिंग, तो यहाँ पे एक स्पेशल फीचर्स होता है कि डीगमिंग के गम का जो डिपोजिशन है उन्हें रिमूव करना। अब दी रेमी फाइबर वो हम कैसे करते हैं, बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, बोथ या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। तीन ऑप्शंस हैं गाइस यहाँ पे, तो हम या तो बैक्टीरियल कर सकते हैं या केमिकल, तो दोनों जो ऑप्शन है वो ठीक है यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रेमी जो फाइबर्स होते हैं इज एक्सपोर्टेड एज ए ट्रेड नेम। रेमी को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेड नेम क्या मार्केटिंग, जैसे आपने सुना होगा इथाइलिन जो हार्मोन होता है उसका मार्केट में नेम कुछ और होता है, इसी तरीके से रेमी फाइबर्स जो होते हैं इनका जो ट्रेड नेम होता है गाइस वो होता है चाइना ग्रास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं कि व्हाट इज रेमी एक्सपोर्टेड एज ए ट्रेड नेम चाइना ग्रास टू दी फाइबर्स विच। अब जो चाइना ग्रास जिस नाम से हमने एक्सपोर्ट करते हैं रेमी फाइबर्स को, उनके ऊपर कार्टिकल जो कॉर्टिकेटेड कवरिंग होती है या नहीं होती, मतलब ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि चाइना ग्रास केवल उन फाइबर को कहेंगे रेमी के जिन पे कॉर्टेक्स होगा या जिन पे कॉर्टेक्स नहीं होगा गाइस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करेंगे जिनके ऊपर जब बिल्कुल मतलब मार्केटिंग का मतलब बिल्कुल क्लियर करके, तो डी कॉर्टिकेटेड कवरिंग मतलब जिनके ऊपर कॉर्टेक्स की कवरिंग ना होती है उनके रेमी फाइबर के लिए हम यूज करते हैं टर्म चाइना ग्रास। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 करोड़ का, समझ करिए लाई सोल्यूशन
along with the reducing and wetting agent is used in the processing स्पेशली डीगमिंग करने में केमिकल ट्रीटमेंट है जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। रेमी फाइबर, तो लाइव सोल्यूशन जो होता है वो होता क्या है, देखिए लाइव सोल्यूशन जो होता है 25% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, वो होता है लाइव सोल्यूशन। और ये जो होता है कुछ वेटिंग एजेंट और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ यूज होता है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो गम्स का डिपोजिशन है रेमी फाइबर्स पे उन्हें हम रिमूव करते हैं गाइस, ठीक है, इन्हें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 17 में है क्रूड फाइबर्स ऑफ द रेमी मतलब बोरामिया निविया हैविंग ए थिक कोटिंग ऑफ विच केमिकल ऑन सरफेस। सबसे देखिए थिक केमिकल पैक्टिन भी है, बैक्स भी है और गम भी है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तो आपका करेक्ट आंसर गाइस हो जाता है डी। वैसे सबसे जो टिपिकल होता है उसे रिमूव करना वो होता है गम। इसके बाद आता है व्हाट इज ट्रू अबाउट द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रेमी फाइबर्स बोरामिया निविया, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन की इसकी कल्टीवेशन करने के लिए जो एग्रो क्लाइमेटिक रेन कितनी चाहिए, फील्ड को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कितने टाइम इरिगेशन चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना कैसी सॉइल चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, ये चीज़ें होती हैं एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन बनाती हैं। सबसे पहले बात कर रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड फ्लडिंग एंड ड्रॉट आर क्वाइट डिट्रीमेंटल फॉर इट्स, मतलब ये भैया दो बातें इंपॉर्टेंट है ना, फ्लडिंग और ड्राट कंडीशन जो होती है अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई क्रॉप ग्रो करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेसफुल होती हैं, ठीक है, कि कभी फ्लडिंग हो गई मतलब पानी भर गया और कभी सूखा पड़ गया, तो ये डिट्रीमेंटल होती है, दोनों कंडीशन कहीं ना कहीं हार्मफुल है, दोनों कंडीशन उसे नहीं चाहिए। इट इज़ ए सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप, कहीं ना कहीं सॉइल का जो पूरा जो मटेरियल होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट, उसे कहीं ना कहीं जो सॉइल होती है उसे खराब कर देता है। कहने का मतलब ये देखो, आप चाइना तो आपको पता ही पूरी दुनिया को खराब कर रहा है, कहीं वायरस फैला देता है, कहीं कुछ कर देता है, तो इसी तरीके से उसके अंदर चाइना ही सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर रेमी फाइबर्स का, तो चाइना के जो क्रॉप्स हैं वो भी इसी तरीके की हैं चाइना के टाइप कि वो सॉइल का जितना भी न्यूट्रिएंट होता है ना उस सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सॉइल को एकदम खराब कर देती है, फर्टाइल बना देती है, वो सॉरी स्टेराइल बना देती है, बंजर जैसे बोलना चाहिए। इट कैन बी सोन बाय द सीड्स बट इट यूजुअली टेक्स 2 years टू कम अप, मतलब सीड के थ्रू अगर हम सोइंग करें तो कम से कम 2 साल लग जाते हैं इस क्रॉप को डेवलप होने में, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू करें तो ये थोड़ा जल्दी हो जाती है। सो आज के टाइम में जो कल्टीवेशन करा जा रहा है कमर्शियल लेवल पे वो बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू करा जा रहा है फॉर रेमी फाइबर्स प्रोडक्शन। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सभी बातें सही हैं कि भाई जो फ्लडिंग और ड्राट है वो थोड़ा सा डिट्रीमेंटल है, ये दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए, सॉइल को बिल्कुल ख़राब कर देता है, सॉइल एग्जॉस्टिंग है। दूसरी बात सीड्स के थ्रू अगर हम इसे कल्टीवेट करें तो हमें 2 साल का टाइम लगेगा, और वैसे अगर वेजिटेटिव कटिंग थ्रू जल्दी, तो हम बाई राइजोम के थ्रू इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 में कि रेमी फाइबर्स आर कंटेंट इन, सबसे इंपॉर्टेंट है रेमी फाइबर्स किस पार्ट में होते हैं, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम, तो आपको पता है ये सेकेंडरी जाइलम लकड़ी होती है और जो फाइबर जो होता है ये भी मतलब बहुत टफ पार्ट होता है, तो सेकेंडरी जाइलम से बनते हैं इस, तो ये ध्यान रखना है आपको, सेकेंडरी जाइलम, करेक्ट आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन की अनलाइक अदर बास्ट फाइबर्स, बास्ट फाइबर का मतलब क्या हुआ कि जो स्टेम से मिलते हैं, भाई ये भी स्टेम से मिलता है, रेमी भी स्टेम से मिलता है, तो कह रहे अदर अनलाइक अदर बास्ट फाइबर के विपरीत रेमी फाइबर्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड सेटिस्फैक्टरी बाय द यूजुअल रेटिंग प्रोसेस। हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मल जो रेटिंग प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के थ्रू जो रेमी फाइबर्स होते हैं वो नहीं मतलब प्राप्त हो पाते हैं। उसकी वजह क्या है, रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द गम, हमने सबसे बताया सबसे इंपॉर्टेंट हमने बता चुके, गम का इसके अंदर जो प्रेजेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करता है टू एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, क्योंकि गम कहीं ना कहीं एक्ट एज ए रेपेलेंट, एक्ट एज ए रेजिस्टेंस केमिकल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और रेटिंग कंप्लीटली कैरीड आउट बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजल एक्टिविटी। सो तो नॉर्मल जो रेटिंग है जो कि आपने जूट, कॉटन, कपोक एंड अदर जो फाइबर थे, जो बास्ट फाइबर के केस में अगर हम बात करें सनहेम वगैरह, वैसी रेटिंग रेमी फाइबर केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक थिक लेयर ऑफ गम आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द फाइबर। सो ठीक है, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है कि रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द गम्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो दे आर नॉट सिंपली ऑब्टेन्ड बाय द रेटिंग प्रोसेस एज यूज्ड इन द केस ऑफ द जूट, सनहेम एंड अदर फाइबर्स। सो गाइज थैंक यू वेरी मच and I hope that you completely enjoying this session. Thank you very much.